हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन शुरुआत करते हैं अपनी 10वीं क्लास की सबसे अच्छी और सबसे मोस्ट प्रश्नावली 11 की, जिसका नाम है समरूपता। ये प्रश्नावली 6 नंबर की आएगी बोर्ड की परीक्षा में, और केवल एक ही क्वेश्चन आता है इसके अंदर से। एक ही क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा, और वो भी आपको हमेशा प्रमेय के रूप में या उदाहरण कोई भी रूप का आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसको आपको केवल आसानी से हल करना होगा। यानी इसमें 11.4 या 5 प्रश्नावली हैं, अपन सभी पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन एक ही आएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रश्नावली को आपको समझना है। बिल्कुल सरल प्रश्नावली है। जैसे जैसे अपन को प्रमेय मिलेंगी, जैसे 11.2 की बात करें, 11.1 प्रश्नावली तो नॉर्मली है, उसमें तो परिभाषाएं आएंगी। 11.2 में तो 11.2 की जो प्रमेय दी हुई होंगी पहले, उसी के आधार पे 11.2 की प्रश्नावली होगी। 3 के लिए उससे पहले प्रमेय दी हुई होंगे। कम से कम 9 से 10 प्रमेय हैं, जिनको अपन को कंठस्थ याद भी करना है। तो इस प्रश्नावली की अपन बात करें समरूपता की, तो समरूपता आपने अब तक एक नाम पढ़ा था, सर्वांग सम। क्या नाम पढ़ा था? सर्वांग सम। ठीक है, जिसका आपने चिन्ह पढ़ा था। सर्वांग सम क्या होता है और समरूप क्या होता है? समरूप का अब चिन्ह हो जाएगा, यानी इसी का आधा, ये बराबर का चिन्ह हट जाएगा। समरूप क्या होता है? समरूप यानी एक ही रूप हो या समान रूप हो। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, वह आकृतियां जिनका आकार समान हो परंतु आमाप अलग हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। सर्वांग सम की आपको याद होगी, याद नहीं है तो लिख लीजिए। क्या परिभाषा होगी? वे आकृतियां जिनका आकार एवं आमाप समान, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है भाई, यानी सर्वांग सम और समरूप में क्या होगी इसकी? तो आकार और आमाप दोनों समान होंगे, और समरूप में आकार समान होगा, लेकिन आमाप यानी भुजाओं की माप वो अलग अलग। जैसे एक ये त्रिभुज है और एक ये बड़ा त्रिभुज है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो सकते हैं? समरूप हो सकते हैं, क्योंकि रूप तो दोनों का एक ही है। ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी भुजाओं की माप और इसकी भुजाओं की माप क्या है? अलग अलग। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि समरूप आकृतियां कौन सी होंगी? वे आकृतियां जिनका आकार समान हो और आमाप अलग अलग हो। सर्वांग सम आकृतियां वे आकृतियां जिनकी आमाप और आकार दोनों ही क्या हो? समान हो। इसका अपन और भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों समरूप हैं, लेकिन क्या नहीं है? सर्वांग सम नहीं है। तो इसी तरह इसके अंदर अपने कुछ बात आएंगी। तो इसके अंदर जैसे मैं आपको पढ़ के बताऊं, 1-2 क्वेश्चनों के आंसर हैं। इसमें दिया हुआ है समरूप आकृतियां। याद कीजिए, कक्षा 9th में आप समान आकार व समान माप की आकृतियां, सर्वांग सम आकृतियों पर चर्चा कर चुके हैं। यानी 9th क्लास में आपके पास एक प्रश्नावली में सर्वांग समता के ऊपर प्रमेय आई थी, जैसे एस से एस नियम, ट्रिपल एस नियम, ए एस ए नियम, ट्रिपल ए नियम, यानी भुजा 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 नियम से अपने सर्वांग सम किया था। भुजा कोण भुजा से, कोण भुजा कोण से, और तीनों कोण से अपन ने सर्वांग सम किया था। जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि समान यानी एक ही त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होते हैं?
सर्वांग होते हैं, यानी एक ही त्रिज्या सभी की क्या होनी चाहिए, एक ही। जैसे ये 5 है और इसकी भी त्रिज्या 5 है, तो ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग होंगे। समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांग होते हैं। इसी प्रकार समान लंबाई भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, सर्वांग होते हैं। यदि कोई दो या अधिक वर्ग देखकर क्या है, सर्वांग है, क्योंकि इनमें सभी की त्रिज्याएं समान है, इसलिए परस्पर क्या नहीं होंगे, सर्वांग नहीं होंगे। ध्यान दीजिए कि इनमें कुछ सर्वांग और कुछ सर्वांग नहीं है, परंतु सभी के आकार यानी बनावट समान है, इसलिए वो क्या होंगी, समरूप आकृतियां होंगी। तो इसके बाद में इसने दिया दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं, परंतु उनके माप समान होना आवश्यक नहीं है। ये अपनी होगी इसकी परिभाषा। अतः सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जितने भी वर्त हैं वो क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी उनकी आकृति क्या होगी, एक सी होगी। तो आप इस बात को यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। इसी प्रकार आकृति में स्थित सभी वर्ग व सभी समबाहु त्रिभुज के बारे में वर्तों की तरह यही कहेंगे कि सभी वर्ग समरूप हैं और सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उपयुक्त चिंतन के पश्चात हम यह कह सकते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं, क्योंकि उनका आकार क्या होता है, समान होता है। तो इसलिए सर्वांगसम जो भी आकृति होगी वो समरूप होगी, लेकिन समरूप होगी वो जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम भी हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके अंदर जैसे अपने कुछ प्रश्न है, अपन 11.1 की शुरुआत करते हैं प्रश्नावली की। तो देखिए के अंदर पहले क्वेश्चन है, पहला, इसमें अपन को रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है पहले क्वेश्चन में। तो इसमें दे दिया कि सभी वर्त होते हैं, खाली स्थान होते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन उतार लेता हूं, साथ साथ में फिर बदले। सभी वर्ग होते हैं, तीन नंबर पे दे दिया सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज होते हैं ये देखना है। 4 नंबर, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि 1 नंबर पे दे दिया खाली स्थान, 2 नंबर पे भी दे दिया खाली स्थान। तो ये बात इसके लिखना है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर देखें, पहला खाली स्थान, सभी वर्ग, अभी आपने पढ़ाई था सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। 4 नंबर के लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा, जो पेज नंबर 144 पे दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि यदि दो आकृतियां विशेषकर दो बहुभुज समरूपता के लिए निष्कर्ष क्या होंगे, यानी इसमें लिखा है कि हम कह सकते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप तभी होते हैं जब इनके सभी संगत कोण क्या हों, बराबर हों, और इनकी संगत भुजाएं क्या हों, समान अनुपात में हों। तो इसके लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कब होंगे, जब वे संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समान अनुपात में। जैसे अपन बात करें इसके लिए, तो
ये इसमें कोण दे दिया 50 डिग्री का, मान लीजिए ये हो गया 110 डिग्री का, मान लीजिए 30 डिग्री का, मान लीजिए ये 110 का, मान लीजिए ये 120 का, मान लीजिए। यानी इस प्रकार से हालांकि अपन को कोण तो ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन एक बार अपन ने मानना है, क्योंकि पंचभुज के लिए आपका जो सूत्र होता है 9th क्लास में आया था, पंचभुज यानी 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति के अंदर अपन अंतः कोण ज्ञात करते हैं, वो सूत्र लगेगा। इसमें 50 मान लीजिए, ये 110 मान लीजिए, ये 130 मानना पड़ेगा, 130 मान लीजिए, ये 110 मान लीजिए, ये 120 मान लीजिए। ये भुजा मैंने मान ली 5, ये मान ली मैंने 2.5, ये मान ली 6, तो ये 3, ये मान ली मैंने 8, तो ये हो जाएगी 4, ये मान ली मैंने 12, तो ये हो जाएगी 6, ये मान ली मैंने 3, तो ये हो जाएगी 1.5। यानी इसी प्रकार से दो ये बहुभुज हो गए जिसके अंदर भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो ये समरूप कब होंगे, जब इनके संगत कोण, जैसे ये कोण 50 है तो ये भी 50, ये 110 तो ये 110, ये 130 तो ये 130, और ये 120 तो ये 120, और ये 110 तो ये भी 110। फिर इनकी संगत भुजाएं जैसे 110 और 120 डिग्री का कोण बना रही थी, वो 3 थी भुजा, ये इसकी 1.5 आ गई। 110 और 130 बना रही थी, 110 और 130, ये 12 थी, ये 6, ये इसकी आधी हो गई। यानी ये दोनों भुजाएं, ये देखिए 3 की आधी 1.5, 12 की आधी 6, 8 की आधी 4, 5 की आधी 2.5 और 6 की आधी 3। इस प्रकार से क्या हो, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो, समान अनुपात में हो, तो वो दोनों बहुभुज क्या कहलाएंगे, अपने समरूप होंगे। तो इस बात को आपको बिल्कुल पूरा ध्यान देना है भी इस बात के ऊपर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में अपन को बताना है सत्य ओब्लिक असत्य। पहला दे दिया दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। दूसरा, दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। यहाँ पे आकृतियां हैं भी। 3 नंबर, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। अगला दे दिया दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती व संगत कोण बराबर। ये यहाँ तक की यहाँ पे आ जाएगी, ये ऊपर वाली बात हो। 5 नंबर में दे दिया दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। तो इसमें अपन को सत्य और असत्य अपन ने जितना पढ़ा है उसके अंदर ये क्वेश्चन था। तो दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, ये अपन ने पढ़ा है कि सर्वांगसम आकृतियां होंगी वो समरूप जरूर होंगी। तो ये बात अपनी क्या आ जाएगी, सत्य आ जाएगी। दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं जरूरी नहीं है। अपन ने अभी पढ़ा था ना कि दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, तो बात क्या हो गई, असत्य। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। नहीं, साथ में क्या होना चाहिए, संगत कोण भी बराबर, इसलिए ये बात क्या हो जाएगी, सत्य। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। गलत क्यों, क्योंकि उनकी संगत भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में। तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य और 5वां असत्य। ये हो गया भी आपका क्वेश्चन
नंबर 2। तीन नंबर देखिए, समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण आकृति बनाकर दीजिए। यानी अपन को दो आकृति बनानी है जो क्या हो, समरूप। तो पहली आकृति तो मैं बना देता हूं, जैसे एक ये वृत्त हो गया और एक ये वृत्त, इसकी त्रिज्या 5 सेमी, इसकी त्रिज्या 10 सेमी। दूसरी आकृति आप बना लेना, कौन सी, दो बहुभुज की, जो अभी अपन ने बनाई थी ना, वो आकृति आप बना लेना ताकि आपके ध्यान में भी रह जाएगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही आपकी क्या हो गई, प्रश्नावली 11.1 की पूरी हो चुकी है अभी। ठीक है, अब अपन शुरुआत करते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.2 की। 11.2 की शुरुआत में सबसे पहले आती है आपके पास प्रमेय 11.1, जिसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय। ठीक है, आधारभूत समानुपातिक या अनुपातिक प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय। इसको आपको या तो इस प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लेते हैं एग्जाम में कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध करो। तो इसमें आपको कथन भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए, इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए अपन को इसका कथन भी याद रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी प्रश्नावली में ही ये प्रमेय काम में आती रहती है। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। कथन दिया हुआ है, कथन होता है एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अपन ने इसका शॉर्ट रूप ले लिया कि एक त्रिभुज में एक भुजा समांतर खींची गई सरल रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है भाई, इसका शॉर्ट कर लिया। अगर आप किताब वाली लिखनी चाहो तो किताब वाली भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट क्या है ताकि आपके याद भी रह सके। अब इसको अपन हल करते हैं या सत्यापित करते हैं। ये कथन आपको याद भी रखना है और साथ में इसको सत्यापित भी करना है। तो जैसे चित्र मैंने बनाया कि ये एक त्रिभुज लेंगे ए बी सी, बीसी के समांतर मैंने एक रेखा खींच दी डी ई। ठीक है, कौन सी रेखा खींच दी, डी ई। तो डी ई रेखा अपन लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समान त्रिभुज ए बी सी में एक रेखा डी ई जो बीसी के समांतर है
तथा एफ बी को डी पर व बी एस सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, समान अनुपात में करेगी, यानी एडी बट्टा डिब्बी बराबर ए बट्टा इसी, यानी ये इतना बट्टा ये बराबर होगा इतने बट्टा इतने के। रचना में आप क्या करोगे, रचना में आप करोगे कि इस बिंदु पर से इस पे एक लंब डाल देंगे और इस बिंदु से इस बिंदु पर एक लंब डाल देंगे, तो ये तो हो जाएगा अपना डीएम और ये लंब हो जाएगा अपना ईएन। क्या लिखेंगे, डी कोमा ई से रेखा एफ बी कोमा एस सी पर लंब डाले, यानी डीएम लंब है एस सी पर और ईएन लंब है एफ बी पर। फिर इसी में रचना डी को सी से तथा ई को बी से मिलाया। ये काम भी आपको करना, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अच्छा जी, अब अपन इसकी करते हैं उत्पत्ति। तो उपपत्ति के अंदर देखिए, उपपत्ति के अंदर ये आपका त्रिभुज दिख रहा है आपको। सबसे पहले ए डी ई मैं लिखूंगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे इसमें अपनी ये त्रिभुज मैं इस प्रकार बना लेता हूं, जैसे ये आधार मैंने ये ले लिया, ए डी आधार ले लिया, तो ये बिंदु हो गया ई और ई से लंब हो गया क्या, ई एन। तो अब अपन को एक त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करते हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार क्या हो गया 8D और ऊंचाई क्या हो गई EN। समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई। अब कोई बोल दे नहीं सर मैं तो आधार लेऊंगा AE और ऊंचाई लेऊंगा DM, तो दूसरा क्या आ जाएगा 1/2 गुणा AE गुणा D। समीकरण नंबर, ये दोनों ही क्या आ गए AD के क्षेत्र। अच्छा भाई, अब इसके अंदर देखिए, अब मैं लेके चलता हूं त्रिभुज BDE, BDE का क्षेत्रफल, तो 1/2। अब इसमें देखिए ये त्रिभुज ये है त्रिभुज, तो इसका हाइट क्या हो गई, यही तो होगी हाइट, तो हाइट तो क्या हो गई EN और आधार क्या हो गया BD, तो 1/2 गुणा BD गुणा EN। समीकरण नंबर 3। फिर मैं लेके चलूंगा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणा क्या हो गया, अब देखिए हाइट ये त्रिभुज था, ठीक है भाई, ये वाला, तो इसकी हाइट तो ये होगी क्योंकि ये तो कोण ज्यादा बन रहा है, और हाइट ये 1/2 आधार गुणा चाहिए, अपन समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं, तो हाइट क्या हो गई DM और आधार क्या हो गया 80 गुणा DM। समीकरण नंबर 4। ठीक है भाई। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे समीकरण 1 में भाग देंगे अपन 3 का, बराबर समीकरण 2 में भाग देंगे अपन
4। तो समीकरण 1 में भाग दिया 3 का, तो 1/2 गुणा एडी गुणा EN बटा 3, 1/2 गुणा बिड्डी गुणा EN। समीकरण 2 1/2 गुणा AE गुणा DM बटा 1/2 गुणा EC गुणा DM। DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2, EN से EN 1/2 से 1/2, क्या आ गया एडी बटा बिड्डी बराबर AE बटा EC। और ये बात आपकी क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। ये हो चुकी है अभी आपके पेपर में, थेल्स पर में अच्छे से निकाल देना। कल एक बार दोबारा भी बता दूंगा वीडियो में, कल से अपनी 11.2 की दोबारा भी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन एक बार आप इस थेल्स पर में को निकाल के देखिए।